हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस लेक्चर तक हमने कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज रेवेन्यू। फाइन। और ये रेवेन्यू का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो एज यूजुअल हम फर्स्ट लेक्चर में इसके कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू का एक्चुअली कंसेप्ट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, प्लस कितने टाइप की रेवेन्यूज होती हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस लेक्चर को पूरा जरूर देखें, और उसके बाद अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। फाइन। आइए अब हम लेक्चर की बात करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि पूरे इकोनॉमिक्स की स्टडी दो पर्सपेक्टिव से होती है, कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव और एक प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव। कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव में हमें कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि भाई एक स्पेसिफिक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है, और हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट तब आएगा जब उसको उस स्पेसिफिक कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, यूटिलिटी उसको सबसे हाईएस्ट मिल जाएगी। फाइन। इसी तरह से जब हम प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि भाई प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब आता है, और उसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे आने वाला, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और जैसे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम तब आएगा जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इन द सेम वे प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम तब आएगा जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा या ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और याद रखिएगा, प्रोड्यूसर का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो छुपा होता है उसके अर्न किए हुए प्रॉफिट में। अच्छा फाइन। अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अगला टॉपिक है। आप बोलेंगे कि सर आप हर चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले यही बात बोलते हैं कि हम किसके लिए, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ रहे हैं। एक्चुअली और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें डायरेक्टली पढ़ा दिया गया। एक्चुअली होता यह है कि हम सब, दुनिया का हर इंसान बाय बर्थ कंज्यूमर जरूर है, लेकिन वो बाय बर्थ प्रोड्यूसर नहीं है। कंज्यूमर की हर सिफत इंसान में है, हर फीचर, हर कैरेक्टरिस्टिक हर इंसान के अंदर होती है। मे बी एज अ कंज्यूमर पहले सोचूंगा, आप सब भी एज अ कंज्यूमर पहले सोचेंगे, लेकिन हर इंसान प्रोड्यूसर नहीं होता। और अगर हर इंसान, और जो इंसान प्रोड्यूसर होता भी है तो वो एक स्पेसिफिक एज के बाद या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में प्रोड्यूसर बनता है। तो हमने ये तो बोल दिया कि भाई तुम प्रोड्यूसर हो और तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट तब आएगा जब तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि सर प्रॉफिट आएगा कैसे कैसे, तो आप बताएंगे कि देखो भाई, प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा भाई ये रेवेन्यू क्या, ये कॉस्ट क्या, तो आपने कॉस्ट को समझाने के लिए और रेवेन्यू को समझाने के लिए कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट वाला टॉपिक पढ़ा, और रेवेन्यू को समझाने के लिए अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। फाइन। और कॉस्ट और रेवेन्यू के फिजिकल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए हमने प्रोडक्शन फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ा, जिसमें मैंने बताया था आपको कि प्रोडक्शन फंक्शन शोज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। उसी फिजिकल इनपुट की मॉनेटरी वैल्यू कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में थी, हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ लिया, और उसी फिजिकल आउटपुट की मॉनेटरी वैल्यू कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू जो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फाइनली हमारा ये जो टॉपिक है रेवेन्यू, ये रेवेन्यू जो हम जनरेट करते हैं, तो देखिए रेवेन्यू को अगर मैं डिफाइन करूं तो रेवेन्यू इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिजिकल आउटपुट। जो भी आप फिजिकल आउटपुट दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। हम मॉनेटरी वैल्यू के लिए आप जिस भी कंट्री में रहते हो, जिस भी करेंसी में उसका मेजरमेंट करते हो, दैट इज अवर मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है। फिजिकल आउटपुट क्या, देखिए फिजिकल आउटपुट में आपको बता चुका हूं, आप जिस चीज के भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी गुड्स या सर्विस आप प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने आप में क्या कहलाएगी, फिजिकल आउटपुट। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिजिकल आउटपुट कहलाती है रेवेन्यू। अब देखिए इसमें मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिजिकल आउटपुट का मीनिंग होता है, लेट सपोज आपने, जैसे आप ये मार्कर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आपने एक स्पेसिफिक मंथ में 10,000 मार्कर्स बनाए। ठीक है। अब ये 10,000 मार्कर्स फिजिकली हमको दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये जो 10,000 मार्कर्स होंगे, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल आउटपुट। ये हमारे क्या कहलाएंगे, फिजिकल आउटपुट कहलाएंगे। फाइन। और जब मैं इसकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, अरे भाई ये मार्कर है, फिजिकल मार्कर, जब आप इसको मार्केट में बेचने जाओगे तो कुछ ना कुछ इसका मॉनेटरी कन्वर्जन होगा ना, कुछ तो मनी रियलाइज करेंगे मार्केट में। दुनिया में हर चीज मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर होती है और मॉनेटरी टर्म्स में ही एक्सप्रेस होती है। फिर चाहे वो कोई भी गुड हो, फिर चाहे वो कोई भी सर्विसेज हो, डजंट मैटर एट ऑल, दुनिया की हर चीज मॉनेटरी वैल्यू में ही एक्सप्रेस और मेजर होती है। तो अगर ये 10,000 मार्कर्स, आपने बोला कि भाई एक मार्कर की वैल्यू 20 रुपीज है, तो आप बोल सकते हैं कि पूरे मंथ में मेरा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, दैट इज व्हाट, 2 लाख रुपीज। तो ये हमारा रेवेन्यू कहलाएगा।
तो रेवेन्यू का सिंपल सा फंडा है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिजिकल आउटपुट। जो भी आपका फिजिकल आउटपुट आ रहा है, जो गुड्स बना रहा है, जो सर्विस बना रहे हैं, जब आप उसको मार्केट में सेल करते हैं और वहां से जो भी आपको मनी आपको रिकवर होता है, रिसीव होता है, रियलाइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू। उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। अच्छा, रेवेन्यू का मीनिंग प्रॉफिट नहीं होता, याद रखिएगा। रेवेन्यू जो हमने ग्रॉस वैल्यू जनरेट की है, जैसे मैंने कहा कि एक मार्कर की वैल्यू 20 रुपीज है, तो रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम वन मार्कर इज ₹20। तो क्या 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ? तो हम बोलेंगे नहीं सर, 20 का प्रॉफिट नहीं हुआ, इसके अंदर से इसकी कंसर्न कॉस्ट माइनस कर दीजिए। लेट सपोज कंसर्न कॉस्ट 15 रुपया है, तो 5 रुपीज विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंगल एक वेरिएबल या एक यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर दिया, बट इकोनॉमिक्स में एक्चुअली ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जो हम बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर्स, एक्चुअली चलता है। फाइन। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि हमारा जो रेवेन्यू होगा, वो जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे, जो फिजिकल प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे, और उससे जो भी मॉनेटरी वैल्यू जनरेट होगी हमारे पास आएगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू। इसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे। ठीक है, और रेवेन्यू में से जब कॉस्ट को माइनस किया जाएगा तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी द प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट जब ऑप्टिमम या मैक्सिमम होगा, तब जाकर के क्या होगा? प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होगा, जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अल्टीमेटली पढ़ेंगे। फाइन। तो आई होप आपको रेवेन्यू का कांसेप्ट क्लियर होगा कि रेवेन्यू का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। फाइन। अब देखिए, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको रेवेन्यू के कांसेप्ट के साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज बताऊंगा। वैसे ये एक ऐसा कांसेप्ट है जो इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स पढ़ता आ रहा है, मेरे लेक्चर सुनता आ रहा है, तो उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है समझना कि ये कांसेप्ट एक्चुअली क्या है। देखिए, रेवेन्यू जो होती है, ये भी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप्स की रेवेन्यू होती है। ठीक, 5। फर्स्ट इज व्हाट? टोटल रेवेन्यू। ठीक है। सेकंड इज व्हाट? मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है जी। एंड थर्ड इज व्हाट? एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, ये 3 टाइप की हमारी रेवेन्यूज होती हैं। रेवेन्यू के आगे जो वर्ड्स लगे हैं, ये वर्ड्स आप ऑलरेडी प्रीवियस बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। प्रोडक्शन फंक्शन में टोटल आउटपुट, मार्जिनल आउटपुट, एवरेज आउटपुट। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये आप पढ़ चुके हैं। बस अब इस चैप्टर के अंदर चैप्टर बदल गया, पर्सपेक्टिव बदल गया, लेकिन टोटल, मार्जिनल और एवरेज का कंसेप्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। हर चीज को हम रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से एक्चुअली मेजर करेंगे। फाइन। तो हमारा टोटल रेवेन्यू का मीनिंग होगा रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग टोटल n यूनिट्स। ठीक है, हमने जो n नंबर ऑफ यूनिट्स बेची है, उससे हमारा कितना टोटल रेवेन्यू एक्चुअली जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टोटल रेवेन्यू। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 0 यूनिट, ये जो हमारा आउटपुट आया और ये हमारी सेलिंग प्राइस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, टोटल रेवेन्यू हमेशा, टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू n इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, या रेवेन्यू पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, जितनी यूनिट बेची उसको उसकी सेलिंग प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू एक्चुअली आ जाएगा। फाइन। जैसे मैंने कहा, आउटपुट अगर 0 है और सेलिंग प्राइस मान लीजिए 10 रुपीज है, ठीक, फाइन, तो हमारा टोटल रेवेन्यू इस टाइम 0 ही आएगा। जब हमने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा ही नहीं, तो नेचुरली हमारे पास कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला। लेट सपोज अगर मैं 1 यूनिट सेल करता हूं, भाई सेलिंग प्राइस 10 ही है, मैं भी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहा हूं, अभी ज्यादा मैं भी दूसरे इसके अंदर कंसेप्ट पे नहीं जा रहा, अभी सिंपल सी एक बात बता रहा हूं। 10 रुपया रेवेन्यू है, तो 10 into 1 total revenue will, this is our n, this is our selling price, ये 10 into 1 will be the 10। अगर ये 2 यूनिट होंगी तो 10 into 2 will be the 20। 100 यूनिट होंगी तो 10 into 100 is equals to 1000। तो टोटल रेवेन्यू मींस टोटल यूनिट सोल्ड के अगेंस्ट आपने टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया, और फॉर्मूला फॉर टोटल रेवेन्यू विल बी n इनटू सेलिंग प्राइस। जितनी आपने यूनिट्स बेची उसको उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी आवर टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब यहां पर सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, अगर सेलिंग प्राइस कुछ चेंज हो जाती है, तो जैसे मान लीजिए अगर 1000 यूनिट पर सेलिंग प्राइस 8 हो जाती है, तो 8000 विल बी द टोटल रेवेन्यू। करना क्या है आपको, जितना भी आपका आउटपुट आ रहा है, जितना भी आपका
यूनिट्स प्रोड्यूस आ रही है, यूनिट सोल्ड आ रही है, उसको उसके सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसका प्रोडक्ट निकाल लें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर टोटल रेवेन्यू। वो हमारी n यूनिट्स बेचने से कितनी हमारी रेवेन्यू जनरेट हुई, दैट इज आवर टोटल रेवेन्यू। फाइन, चलिए सेकंड कंसेप्ट इज मार्जिनल। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि मार्जिनल प्योरली इकोनॉमिक्स का और फाइनेंस का कंसेप्ट है और इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे जहां पे मैंने रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन की है तो मैंने आपको बताया मार्जिनल एक इतना इंपॉर्टेंट ऐसा फोर्स है जो सबको अपनी ट्यून के ऊपर डांस करवाता है, सबको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। क्या टोटल रेवेन्यू, क्या एवरेज रेवेन्यू, क्या टोटल कॉस्ट, क्या एवरेज कॉस्ट, क्या टोटल प्रोडक्ट, क्या एवरेज प्रोडक्ट, सब जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ही डिफाइन होते हैं। जिसने मार्जिनल को पढ़ना सीख लिया उसने सारी की सारी रिलेशनशिप सीख ली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मार्जिनल के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। मार्जिनल को समझेंगे भाई मार्जिनल एक्चुअली क्या आ रहा है, और अगर आपने मार्जिनल को प्रॉपरली डिकोड कर लिया, मार्जिनल का इंटरप्रिटेशन प्रॉपरली कर लिया, चाहे वो प्रोडक्शन फंक्शन हो, मार्जिनल प्रोडक्ट हो या मार्जिनल कॉस्ट हो या मार्जिनल रेवेन्यू हो, डजंट मैटर्स, आपने मार्जिनल पे होल्ड कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका हर प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और आपके कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर होंगे। मार्जिनल इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फाइन, स्टिल मार्जिनल रेवेन्यू क्या है भाई? मार्जिनल तो मैंने आपको बताया, मार्जिनल वर्ड डेराइव फ्रॉम द वर्ड मार्जिन। ये किससे डेराइव किया गया है? हमने मार्जिन वर्ड से डेराइव किया गया, और मार्जिन मींस डिफरेंस बिटवीन द टू, गैप बिटवीन द टू। तो बस यहां पर क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन टू रेवेन्यू वैल्यूज, या मैं कहूं एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड ऑन एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड, एडिशनल यूनिट सोल्ड या एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड। आपने जो भी एक्स्ट्रा यूनिट मार्केट में बेची उससे आपने कितनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट की, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्जिनल रेवेन्यू। उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे। और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला एज यूजुअल, मार्जिनल हमेशा किससे होता है? टोटल से डिराइव होता है। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट विल बी टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का डिस्क्लोजर था, डिटर्मिनेशन था। ठीक है, अच्छा जैसे मुझे यहीं पर ही मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो 0, अब क्या करूंगा? मुझे 1 का निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 1 मींस फॉर्मूला क्या होगा? टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 माइनस 1, दैट इज 0 यूनिट। 10 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10। इसका क्या होगा? 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10। इसका फिर उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कैलकुलेट होता जाएगा। ठीक, फाइन। तो सेकंड हमारा कंसेप्ट मार्जिनल रेवेन्यू का। फिर बोल रहा हूं मार्जिनल का कंसेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर कोई भी हो, मार्जिनल के कंसेप्ट को पकड़कर चले, आपको कभी भी किसी भी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइन। मार्जिनल रेवेन्यू के बाद थर्ड कंसेप्ट है हमारा एवरेज रेवेन्यू का, और एवरेज रेवेन्यू का मीनिंग होगा रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड। ठीक है, एक स्पेसिफिक यूनिट अगर आपने बेची तो उसके अगेंस्ट आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, और एवरेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है? एवरेज रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। जितनी यूनिट आपने बेची है उतनी यूनिट से अगर आप उस टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। लेट्स सपोज जैसे मैं यहां पर बोलता हूं ये मेरा एवरेज रेवेन्यू का कॉलम है, तो 0 पर तो कुछ होना नहीं है। यहां पर ये मेरा टोटल रेवेन्यू है 10 डिवाइडेड बाय 1, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 10। यहां पर 20 और यूनिट्स कितनी है? 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10। यहां पर 1000 और अगेंस्ट कितनी यूनिट जनरेट हुआ है? 100, तो ये भी कितना? 10। यहां पर लेट्स सपोज अगर ये मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस अगर कम होती है। फाइन, तो ये बेसिकली हमारा एवरेज रेवेन्यू। तो हमारे 3 कंसेप्ट हो गए, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि यहां पर हमको आगे के चैप्टर्स में ये जो रेवेन्यू, जैसे मैंने आपको, आप बोलेंगे कि सर यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों अल्टीमेटली क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस। ये देखिए सेलिंग प्राइस हमारी सेम है, इसको अगर हम हटा दें, ये वाले को छोड़ दें, तो इसके अंदर सेलिंग प्राइस जहां तक हमारी कांस्टेंट है वहां पर एमआर और एआर जो है वो हमारा अल्टीमेटली क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। फाइन, तो ऐसा एक्चुअली हमेशा नहीं होता।
ये सिर्फ उस कंडीशन में होगा जहां पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा। देखिए एक बात याद रखिएगा कि हमने प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, वो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट को हमने पढ़ा था कॉस्ट के एलिमेंट या कॉस्ट के कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने देखा था कि कॉस्ट के दो एलिमेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। फाइन, यहां पर हमको रेवेन्यू ऐसा नहीं पढ़ना, हमें जो रेवेन्यू चैप्टर पढ़ना है वो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो मार्केट से ही जनरेट होगा। आप जो अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे वो मार्केट में जाकर ही सेल करेंगे। अब मार्केट होगा या तो कौन सा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा या इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा। अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रेवेन्यू रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा। और अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा जिसके अंदर मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस आती हैं, वहां पर फिर रेवेन्यू अलग तरह से रिएक्ट और बिहेव करेगा। फाइन, तो हमेशा ये सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं। एनीवे ये तो हम आगे के लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे कि अलग अलग मार्केट कंडीशंस के अंदर किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यूज कैलकुलेट होते हैं और कैसे रेवेन्यू आपका रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। फाइन, तो ये हमारा कंसेप्ट था रेवेन्यू का मीनिंग, रेवेन्यू का बेसिक कंसेप्ट, प्लस हमने डिस्कस किया अबाउट द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप आपको ये तीनों के तीनों कंसेप्ट क्लियर होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन हो, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से अपील है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।